ठीक है, कैसे आप लोग सब, ऑल गुड? ठीक है, देखो अभी अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत तो क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, राइट ना? ठीक है, बेसिक बेसिक एलिमेंट्स अपन लोगों ने सबने डिस्कस कर लिए हैं सारी चीजें। ठीक है, और एक सिंपल सी चीज करनी है, घर पे जाके डेली बेसिस पे आप लोगों को रिविजन और प्रैक्टिस करनी है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप अपने आप से क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना, और अपने साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, तो ये धोखा आप लोगों को नहीं करना। ठीक है, एक बहुत बेसिक सी चीज हम लोग देखने वाले हैं वापस। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग इन चीजों को देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? तो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा। ठीक है, देखो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है ना, दैट इज व्हाट, यूनिट नंबर 1 देख सकते हो आप लोग, नेशनल इनकम है, राइट? क्या नेशनल इनकम में वेटेज क्या है इसका? 10 मार्क्स के आसपास। कितना मार्क्स है? 10 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज व्हाट, मनी एंड बैंकिंग। मैं आप लोगों को बता चुका था कितना वेटेज है इसका, 6 मार्क्स। ऑल राइट? क्या नेक्स्ट यूनिट है अपना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में अपन क्या देखने वाले हैं? ठीक है, कि इकोनॉमी के अंदर कितना बेसिकली हम लोग इनकम जनरेट करें कि उतना की उतना इकोनॉमी के अंदर लोग एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग बैलेंस बेसिकली बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इसमें कुछ टोटल कितने चैप्टर्स आएंगे आपके पास में? 3 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में तुम्हारे पास में आएंगे 2 चैप्टर। हो सकता है तुम्हारी स्कूल्स के अंदर मनी एंड बैंकिंग ही शुरू हुआ हो, राइट? और नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में तुम्हारे पास में मोटे मोटे 3 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि स्कूल्स के अंदर कई बार आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को भी लेते हुए चलूंगा साथ साथ में, ताकि कई बार एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपने क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बजट कैसे बनता है, ये सिंगल चैप्टर है जो तुम लोगों को कितने मार्क्स देके जाएगा, 6 मार्क्स देके जाएगा। यानी सबसे अगर इजी गोइंग कोई चैप्टर है तो वो है तुम्हारे पास में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, राइट? नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टोटल मिला के 2 चैप्टर्स है, और 2 चैप्टर तुम लोगों को कितना नंबर देंगे, 6 मार्क्स देंगे, है ना? कौन कौन से चैप्टर है इसके अंदर? एक तो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज। यानी हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन किया था कि इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स कितने होते हैं बेटा, फटाफट बताओ। हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? टोटल 4 सेक्टर्स है, राइट? कौन कौन सा है? एक तो प्रोड्यूसर है, एक तो कौन सा है, एक तो प्रोड्यूसर है ना? एक कौन सा है? हाउस होल्ड है। एक कौन है? गवर्नमेंट है। और लास्ट क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? द एक्सटर्नल सेक्टर। किस नाम से जानते हैं बेटा? द एक्सटर्नल सेक्टर। नहीं, बाहर का जो सेक्टर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे, राइट? फिर इसके बाद में जो मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स के आसपास का, है ना? और इसमें यूनिट नंबर जो 6 है आपकी, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 से 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें टोटल चैप्टर कितने मिलते हैं आप लोगों को? 3 मिलते हैं। मैंने कहा था आप लोगों को कि इंडिया में इंडिपेंडेंस मिला हम लोगों को कब? 1947 के अंदर। कब मिला? 1947 के अंदर। 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला क्यों? इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट था क्या? बिल्कुल था सर। कहां से कहां पे? 1757 से लेकर 1947 तक इंडिया क्या था? डिपेंडेंट था। 1757 आप लोगों को याद आया? कुछ एसएसटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉर ऑफ प्लासी पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी आप लोगों ने पढ़ा था, है ना? ये वो टाइम था, एसएसटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये वो टाइम था जब इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने एंट्री करी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करी थी? एंट्री करी थी। 1757 से लेकर 1857 तक, क्या 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला था। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने बेसिकली कंट्रोल ले लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने क्या कर लिया? कंट्रोल ले लिया कि इंडिया के ऊपर कंट्रोल किसका होगा भैया? अब हमारा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, तुमसे लोग परेशान हो चुके हैं, तुम लोग बेसिकली क्या करो, यहां से चलो फुटो, है ना, पहली गाड़ी से भागो यहां से। तो लगभग 190 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट, टेक्निकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल और 90 साल तक ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? इंडिया के ऊपर राज किया। समझ गए मेरी बात को? ये एक मोटी मोटी बात है जो ध्यान रखना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? 3 चैप्टर पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1947 को जब हम लोग आजाद हुए ना, तो उस समय हमारी सिचुएशन कैसी थी भैया? 1947 से पहले क्या था? जो ब्रिटिशर्स जो छोड़ के गए वो क्या छोड़ के गए थे? यूं समझो एक फ्रूट क्रीम का भगोला बना हुआ था और ब्रिटिशर्स नाम की बिल्ली आई, वो पूरी फ्रूट क्रीम चाट के चली गई, है ना? कुछ खुरचने बची थी हमारे पास में, और उससे इकोनॉमी को वापस क्या करना था?
रिवाइव करना था। हम जब ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया को हम लोग एक सोने की चिड़िया कहते थे, ठीक है ना। और सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? बिकॉज इंडिया वाज अ रिसोर्स रिच नेशन। इन रिसोर्सेज को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट करके चले गए थे कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है क्या? आई बात समझ में? पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 100 साल तक, और 90 साल तक कौन? ब्रिटिश क्राउन। क्लियर है क्या? है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत सारे फायदे भी दिए। ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किए? बहुत सारे फायदे भी दिए। जिस समय 1947 से वो इंडिया छोड़ के गए ना, तो जो पोजीशंस थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसी को हम लोगों ने क्या किया है? फिल किया। तो रेडी रेक्नल डेमोक्रेसी देख के चले गए थे हम लोगों को कि इकोनॉमी को चलाना कैसे, क्योंकि उससे पहले इंडिया डेमोक्रेसी से नहीं चलता था। इंडिया में क्या था? बेसिकली अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग किंग्स थे, अलग अलग डायनेस्टीज थी। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट जो इसके बाद चैप्टर आएगा, तो जो पहला चैप्टर का नाम है ना, वो इसमें नहीं दिया यूनिट नंबर 6 में, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 टू 1990। यानी सेकंड जो चैप्टर आएगा आपका, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। 47 में आजाद हो गए, 50 में हम लोगों का क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ। क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ। 50 में हम लोगों ने क्या सेटअप किया? कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। तो 50 से लेकर 1990 तक इंडियन पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स ने इंडिया को अपने हिसाब से चलाया। क्या किया? अपने हिसाब से चलाया। उन्होंने क्या क्या किया वो हम 1950 से लेकर 1990 तक पढ़ेंगे। तो टेक्निकली हुआ क्या इस ड्यूरेशन के अंदर? इस ड्यूरेशन के अंदर जो सबसे मोटी मोटी चीजें हुई है वो क्या हुई है? 5 ईयर्स प्लान्स बने। क्या बने? 5 ईयर प्लान्स बने। टोटल 5 ईयर प्लान्स बने थे, जिसको बाद में खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर कितने चैप्टर मिलेंगे आप लोगों को? 4 चैप्टर्स मिलेंगे। कितने चैप्टर्स मिलेंगे? 4 चैप्टर्स। ठीक है, टेक्निकली इस पूरी यूनिट में पहले थे 6 चैप्टर्स, है ना। 2 चैप्टर्स एलिमिनेट हो गए। पहला चैप्टर जो एलिमिनेट हुआ वो क्या हुआ? पॉवर्टी। और दूसरा चैप्टर एलिमिनेट हुआ वो क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर। कब हुआ ये सब काम? मोदी जी के आने के बाद में। कब हुआ ये काम? मोदी जी के आने के बाद में। मोदी जी क्या बोलते हैं? पॉवर्टी देश में है ही नहीं, मैंने खत्म कर दी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब काम कर रहा हूं, तो इन 2 चीजों के ऊपर बात मत करो। अदरवाइज एनसीईआरटी ने इसको रिकमेंड कर रखा था कि पॉवर्टी आपको पढ़ाना है। क्या होता है पॉवर्टी, प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है पॉवर्टी की, उसको मेजर कैसे करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कौन होते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन लोग कौन होते हैं। ये सारे डिस्कशंस क्या हो गए? 2014 के बाद में मोदी गवर्नमेंट आई। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन सब चीजों को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। मतलब 2 चैप्टर लगभग आप समझो कोविड के ड्यूरेशन के अंदर इन 2 चैप्टर्स को एलिमिनेट कर दिया। जब कोर्स रिड्यूस हुआ था ना कोविड में, आप लोग शायद तब किस में होंगे? 8th क्लास के आसपास हो गया आप लोग, 7th या 8th क्लास में थे, है ना। उस समय पे कोर्स रिड्यूस हुआ तो ये 2 चैप्टर्स एलिमिनेट कर दिए गए थे। ठीक है, 30% जो कोर्स का रिडक्शन हुआ था उसमें, और उसके बाद से वापस कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो अब चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर है अपना बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर आएगा रूरल डेवलपमेंट। क्या आएगा? रूरल डेवलपमेंट। फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट, और फिर आएगा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला तो है अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के बाद में एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के बाद में एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे पढ़ के अपनी क्लास 9, 10th की यादें जो है वो ताज़ा हो जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको इस तरीके से पढ़ाऊं आप लोगों को कि अपने कोर्स में किस तरीके से काम आएगा। इंडियन इकोनॉमी इतनी अच्छी है बेसिकली, अगर तुम तरीके से पढ़ने बैठो, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, अजर्शन रीजन टाइप के और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। और क्योंकि अपन इस डिजिटल क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो मैं तुमको टाइम टू टाइम है ना पेपर भी दिखाता रहूंगा यहाँ पे कि देखो ये क्वेश्चंस थे और ये पेपर्स आ रखे हैं। ठीक है, अपन वेरीफाई करते हुए बेसिकली क्या करेंगे? चलेंगे। एज इट इज रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में क्या? डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स। देखो इंडिया और पाकिस्तान किस समय पे आजाद हुए थे? बताओगे मेरे को फटाफट से। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। और एक चीज और हुई थी, हमारा जो अखंड भारत था वो खंडित हो चुका था, है ना भाई। इंडिया में पाकिस्तान इंक्लूडेड था, आ रही है बात समझ में। और पाकिस्तान को हम लोगों ने क्या किया? एक अलग नेशन बनाया। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंसी दी, एक अलग नेशन बना दिया। वो लोग तब अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और हम लोग कब कर रहे हैं? 15 अगस्त को। आई बात समझ में? तो इंडिया के 2 पार्ट हो गए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। आई बात समझ में? इसमें एक ईस्ट पाकिस्तान का रोल भी है, जो प्रेजेंट डे में क्या है? बांग्लादेश। क्या है प्रेजेंट डे में? बांग्लादेश। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? ये बातें अपन पढ़ने वाले। तो इसके अंदर ये सिंगल चैप्टर है ना। अब ये सिंगल चैप्टर क्या बोलता है कि देखो भैया, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन सब लोगों का डेवलपमेंट फेज लगभग एक साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज तीनों अलग अलग डेवलपमेंटल फेज पे बैठे हैं। क्या बैठे हैं? आज तीनों अलग अलग डेवलपमेंटल फेज पे बैठे हैं। तीनों की सिचुएशन आज क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए कंपैरिजन बहुत जरूरी हो जाता है कि यार हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है,
आ रही है क्या बात समझ में? पड़ोसी कार लेके आया तो हम लोगों को लगता है ना, पड़ोसी कार लेके आया, मम्मी बोलती पापा को कि उन्होंने कार ले ली, बड़ी ले ली, आप भी ले लो। तो पड़ोसी से हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। पड़ोसी हमको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है कि हमें भी क्या करना है, प्रोग्रेस करना है। आई क्या बात समझ में? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, या कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है क्या? तो देखो इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास में, 8 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं? 8। 3 चैप्टर तो फर्स्ट यूनिट में, 4 चैप्टर बीच वाले यूनिट में, 4 3 7 है ना, और एक कितना हो गया, बेसिकली 8। सिमिलरली नेशनल इनकम के अंदर 3 चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग में 2 चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में 3 चैप्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ बजट एंड इकोनॉमी में 1 चैप्टर, बीओपी में 2 चैप्टर। टोटल मिला के ये चैप्टर होते हैं 3 2 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 चैप्टर्स आप लोगों को यहां करने हैं। ठीक है ना? बस इतनी सी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझ गए क्या? और 1 बाय 1 अपन इसको कर लेंगे। ठीक है? तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखो जरा फटाफट से, मैं जो तुम्हें चीजें पढ़ाने वाला हूँ, कुछ चीजें तो रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ सर ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, और कुछ चीजें हम लोग बेसिकली आगे भी बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है? अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी का या अपने जो भी बुक्स आप लोग यूज कर रहे हो उसका अगर फर्स्ट चैप्टर उठा के देखोगे तो उसमें डिस्कशन दिया हुआ है कि सर अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट नो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? क्लास 11th में आप सब लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट डील्स विद द स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या पढ़ा है आपने? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स की है तो इसको कहां पढ़ेंगे हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर ये प्रॉब्लम पूरे नेशन की, पूरे वर्ल्ड की, पूरी इकोनॉमी की एज अ होल प्रॉब्लम है तो उसे हम कहां पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कहां पढ़ेंगे बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या है इकोनॉमिक्स? क्या है? रिपीट करना मेरे साथ में। इट इज द स्टडी या सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। माइक्रो में हम किसकी प्रॉब्लम का स्टडी एंड सॉल्यूशन करते हैं? इंडिविजुअल्स। और मैक्रो में किसकी प्रॉब्लम का स्टडी एंड सॉल्यूशन करते हैं? एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। समझ गए क्या? तो जो मुद्दे अपन यहां पे पढ़ रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम, किसी एक पर्सन की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ एंटायर पीपल हु आर लिविंग इन द नेशन एज अ क्यूमुलेटिव। तो एक ऐसा इशू है, मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट बजट कैसे बना रहा है, पूरी गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिल रहा है, गवर्नमेंट खर्चा कहां पे कर रही है। तो ये कैसा इशू है? मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। कैसा इशू है? मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये कैसा इशू है? मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। पूरी इकोनॉमी में कितना फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो है, इकोनॉमी के पास में फॉरेन एक्सचेंज फंड्स कितने पड़े हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है क्या नहीं है। दीज ऑल आर द मैक्रो इकोनॉमिक इशू। हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो देखो ध्यान से पढ़िएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है ना? तो वर्ड क्या याद रखना है? वर्ड याद रखना है EAW। किसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है? हाउ द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल बिहेव्स, हाउ द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल परफॉर्म्स। आई बात समझ में? क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी का क्या बिहेवियर है, उनके प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे, उनका हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर क्या? चलें आगे। फिर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? ट्राइज टू एड्रेस सिचुएशंस फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल। कंप्लीट इकोनॉमी क्या सिचुएशंस फेस कर रही है। पॉवर्टी की स्टडी कैसी है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। पॉवर्टी क्या मेरे को और आपको अफेक्ट कर रही है क्या? मेरे को और आपको अफेक्ट कर रही है क्या? एक पिक्चर थी, अगर आप लोगों ने सुना होता, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, याद है ना? बड़ा अच्छा गाना था, सगी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खायत जाते। ठीक है ना? तो इन्फ्लेशन का जो पंगा है वो इंडिविजुअल्स का पंगा है क्या? अभी हॉर्मोन स्ट्रीट का जो प्रॉब्लम है वो अकेले हमको इंपैक्ट कर रहा है क्या? पैन इंडिया पूरे नेशन को क्या कर रहा है? वो इंपैक्ट कर रहा है। तो जो ट्रंप और इजराइल पागल हुए पड़े ना, इसका इंपैक्ट सिर्फ उन लोगों को नहीं, सब लोगों को ही हो रहा है। अब ये उसको रिवर्सल चाहते हैं नहीं है, क्योंकि लड़ाई किसकी है भैया? अहंकार की लड़ाई है। ट्रंप बोल रहा है मैं ऊंचा, ईरान बोल रहा है मैं ऊंचा। आ रही क्या बात समझ में? तो इसका सॉर्ट आउट होना इतना ज्यादा जरूरी है कि यूं समझो, अभी आने वाले कुछ समय में इलेक्शन से 3-4 स्टेट्स के अंदर
इलेक्शन जाने के बाद तक अगर ये चीजें सही नहीं हुई ना तो हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली, पेट्रोल की, डीजल की, या बाकी सारे पावर क्राइसिस भयंकर आने वाले हैं अपन के साथ में। ठीक है, तो इनका मतलब यूं समझ लो वर्ल्ड वाइड स्टेबिलिटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर कुछ भी होता है तो सब लोग इंपैक्ट होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है? जैसे डिमांड एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कैसा वेरिएबल है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। आपकी डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट की डिमांड स्टिल इट इज अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हमारे इकोनॉमी के अंदर एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जो मिसाइल बन रही है, उन सब की डिमांड कौन कौन कर रहा है उसका क्लब कर लो, दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। और ये कैसा वेरिएबल है? ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। आप समझिएगा, ठीक है ना। मैं तीन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं अभी यहां पे, ठीक है ना। एक तो मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल डिमांड पे, ठीक है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं मार्केट डिमांड पे, और तीसरा मैं बात कर रहा हूं बेटा एग्रीगेट डिमांड पे, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों कवर होती है, या दोनों बेसिकली वेरिएबल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। किसके वेरिएबल्स है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। लेकिन जो अपना एग्रीगेट डिमांड है ये वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक का, ठीक है। अब समझना, अपने पास में कोई डिफाइन कर सकता है कि सर इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है? इज देयर एनीवन हु कैन डिफाइन? बता सकते हो क्या? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? ठीक है, देखो क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड पता है क्या है? बताओ, वट एवर यू बेसिकली वांट टू स्पीक, बताओ फटाफट से मेरे को, क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? क्यों ये दोनों माइक्रो है और क्यों ये मैक्रो है? आई होप कि आप लोगों को टीचर्स ने समझाया होगा, ठीक है। नहीं समझाया तो अभी अपने को इस तरीके से समझ लेना है कि आगे आने वाला टाइम पे देखो ये जो सारी चीजें है ना, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये समझना अपने पास में, ये सारी चीजें आप लोगों से वाइवा में पूछी जा सकती है। वाई इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर ट्रीटेड एज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट एंड वाई एग्रीगेट डिमांड इज ट्रीटेड एज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों ने 11th में मेरे से नहीं पढ़ाई करी है, ठीक है, 12th में मेरे साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, तो मुझे उस तरीके से आप लोगों को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देखते देखो फटाफट से, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इट इज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या है? डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एन इंडिविजुअल बायर। क्या है? डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट बाय वन बायर। जैसे कि मैं मार्केट गया, मैंने 50 रुपए के बनाना परचेस किए, दिस इज डिमांड ऑफ माइन। हाँ, ऑलराइट। क्या सो बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक मिनट, राइट, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला? मैं मार्केट गया, मैंने 50 रुपए के बनाना परचेस किए, दिस इज माई डिमांड बाय माई सेल्फ, राइट। अब समझना मार्केट डिमांड क्या है, ठीक है। मार्केट डिमांड है बेसिकली डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय ऑल बायर्स इन द मार्केट, ठीक है ना। जितने भी बायर्स हैं मार्केट के अंदर क्यूमुलेटिवली, जितने भी बायर्स हैं मार्केट में क्यूमुलेटिवली, उन सब ने उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या करी है? जैसे कि मैंने बनाना की डिमांड करी, 50 रुपए अगर बनाना की प्राइस है, तो मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, अब वो मार्केट आपका लोकल मार्केट हो सकता है, वो मार्केट आपका बेसिकली सिटी का मार्केट हो सकता है, वो मार्केट आप लोगों का स्टेट का मार्केट हो सकता है, वो मार्केट आप लोगों का नेशनल मार्केट हो सकता है, वो मार्केट आप लोगों का इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, ठीक है क्या। तो इस एक सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड यानी बनाना की डिमांड बाय ऑल द बायर्स अवेलेबल इन द मार्केट, क्यूमुलेटिवली इट इज नोन एज मार्केट डिमांड। तो समझना कि मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड होती किसकी है? किसकी डिमांड होती है? अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक है क्या। और ये होती है इंडिविजुअल बायर की डिमांड, और ये बात ये ऑल बायर्स की डिमांड। किसकी होती है? ऑल बायर्स की डिमांड। समझ गए क्या मेरी बात को? अब आगे बस समझना,
देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड होगी डिमांड ऑफ ऑल, ये समझ में आया? जीएनएस मैंने लिखा, क्या है ये? गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स में लिखूंगा जो आप लोगों को हमेशा समझने, ठीक है ना? डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? मैंने क्या लिखा है, दिख तो रहा है ना? विजिबल है या बड़ा करूं? बड़ा करूं क्या? ये लो, व्हाट इज इट? डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो समझना अपने पास में, तुमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, कहां बनाई है? डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई एक गुड्स बनती है क्या? छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक, ब्रह्मोस मिसाइल भी हम लोग इंडिया में बना रहे हैं, आइए बात समझ में। इन सबकी डिमांड बाय हुम? बाय हुम? बाय ऑल द सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं बताओ फटाफट से। 4 होते हैं। कौन कौन से बताओ जरा, ठीक है ना सर? 4 सेक्टर्स हैं। सबसे पहला तो हुआ हाउस होल्ड, दूसरा क्या हुआ? प्रोड्यूसर, जिसको आप और क्या बोल सकते हो? फर्म। क्या बोल सकते हो? फर्म। तीसरा हो गया भाई साहब गवर्नमेंट, और चौथा हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ROW। इज इट क्लियर क्या? तो सोचो इकोनॉमी में बने बनाना, प्रोड्यूस हुए, ठीक है? इसको किसने खरीदा? सर हाउस होल्ड ने खरीदा। सर किसने खरीदा? प्रोड्यूसर ने खरीदा। प्रोड्यूसर कौन है? एक शेक बनाने वाला, एक शेक बनाने वाला सनसिटी शेक पार्लर है, ठीक है ना? बड़ा फेमस है उसका 2-3 शेक, कभी जाओ तो ट्राई करना उसका, है ना? सीताफल शेक बड़ा अच्छा है, क्रीमी कॉफी बड़ा अच्छा है, ठीक है? तो वो बनाना खरीदता है, मिक्सी में डालता है, सिरप डालता है, मिल्क डालता है, बनाना शेक बना के आप लोगों को देता है। वो बनाना को एज ए रॉ मटेरियल खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? एज ए रॉ मटेरियल खरीद रहा है। आप और मैं बनाना को क्यों इसलिए खरीद रहे हैं? डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए। मान लो गवर्नमेंट ने गरीबों में फ्री बांटने के लिए बनाना खरीद लिए, तो गवर्नमेंट भी तो एक खरीदार हो गया, और हमारे यहां से बनाना मान लो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? बनाना एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो बनाना की डिमांड इन चारों लोगों ने कर ली ना? समझ में आई मेरी बात? बनाना की डिमांड इन चारों लोगों ने कर ली। कोई और एग्जांपल ले लो। इकोनॉमी के अंदर लेट से फोन बना, इस फोन को किसने खरीदा? इस फोन को हाउस होल्ड ने खरीदा, आपने, मैंने, हम सब ने खरीदा कि मम्मी पापा 11th में पास हो गए, हमको फोन दिला दो। मम्मी पापा ने दिलवा दिया। तो हाउस होल्ड्स हैव परचेज्ड दीस पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स, ठीक है? इसके अलावा कुछ प्रोड्यूसर, यानी जिससे तुमने खरीदा वो कौन था? फर्म थी ना एक। उसका मोटिव क्या था इस प्रोडक्ट को खरीदने का? उसका मोटिव था मैं रीसेलर से, बेसिकली होलसेलर से लूंगा और आगे जाके क्या करूंगा? रिटेल कर दूंगा। समझ गए मेरी बात को? तो उसने भी खरीदा, हो सकता है उसने खुद ने दुकान में यूज करने के लिए खरीदा हो, या हो सकता है आगे बेचने के लिए खरीदा हो। मैंने ये एप्पल पेंसिल खरीदी, ये किसने खरीदी? सीए पॉइंट ने। किसने खरीदी? सीए पॉइंट ने। अगर ये बेसिकली आईपैड मेरा पर्सनल है तो एक हाउस होल्ड ने खरीदी। अगर ये आईपैड सीए पॉइंट का है तो सीए पॉइंट ने खरीदी। अब सीए पॉइंट ने इसको रीसेल करने के लिए खरीदी क्या? नहीं खरीदी। सीए पॉइंट ने इसकी हेल्प से क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए इस पेंसिल को खरीदा। मान लो ये बनी इंडिया में, एप्पल आज की डेट में इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बनाता है, तो ये मेड इन इंडिया आईपैड है, मेड इन इंडिया पेंसिल है। तो इंडिया में जो भी सामान बना उसे किसने खरीदा? हाउस होल्ड ने खरीदा, या फिर किसने खरीदा? प्रोड्यूसर ने खरीदा। प्रोड्यूसर कौन? सीए पॉइंट। अच्छा, सीए पॉइंट जिससे खरीद के लेके आया है उसने भी तो इस आईपैड को खरीदा होगा। मान लो सीए पॉइंट ने अमेजन से खरीदा, है ना? तो अमेजन जो है वो कौन है? एक वेंडर है जिसने इसको लेट से कि 30,000 में खरीदा और 32,000 में बेच दिया, 2,000 का प्रॉफिट उसने कमाया। तो उसका पर्पस इस आईपैड को खरीदने का अलग था और सीए पॉइंट का पर्पस अलग है। समझ रहे हो? तो देश में बनी हुई चीज कौन कौन लोग खरीद रहे हैं? हाउस होल्ड भी खरीद रहे हैं और प्रोड्यूसर्स भी खरीद रहे हैं। तीसरी बात, और कौन खरीद रहा है इसको? थर्ड चीज, मान लो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑफिशियल्स को देने के लिए आईपैड बेसिकली खरीदा गया कि भैया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आईपैड बांटे जाएंगे।
हो सकता है गवर्नमेंट ने बेसिकली गार्गी पुरस्कार जैसा कि भैया जो भी गर्ल्स इतने परसेंट से ऊपर लेके आई हैं उनको हम लोग इस बार लैपटॉप की जगह आईपैड देंगे, वो ज्यादा वर्थफुल है। तो गवर्नमेंट ने एज अ बल्क ऑर्डर किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, खरीद लिया इसको। तो गवर्नमेंट भी तो खरीद सकती है ना इस चीज को। और मान लो मेड इन इंडिया आईपैड हम लोग यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे देश में बना हुआ सामान ये 4 लोग खरीद सकते हैं। ये 4 लोग बोलेंगे हम ही खरीदना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, ये जो खर्चा होता है ना, ये हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है, पैसे में, रुपये में, रोकड़े में एक्सप्रेस होता है ना। खर्चा किस में एक्सप्रेस होता है, रोकड़े में। तो मैंने कितना खरीदने का कोशिश किया, प्रोड्यूसर ने कितना खरीदने का कोशिश किया, गवर्नमेंट ने कितना खरीदने का कोशिश किया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कितना खरीदने का कोशिश किया। अगर इन सबको हम लोग क्लब कर लें तो हमारी क्या चीज पता चल जाएगी कि हम कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। क्या हम कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो मैं हाउस होल्ड से जाके पूछूं, भैया तुम देश में बनी हुई चीजों पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, हाउस होल्ड बोलता है सब लाख रुपए पड़े मेरे पास। ऐसे करके जिन लोगों को भी क्लब किया एक फिगर बन गया। प्रोड्यूसर्स के पास गए उन्होंने बता दिया, गवर्नमेंट के पास गए उन्होंने बता दिया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास गए उन्होंने बता दिया। तो हमारे पास में क्या क्लब हो गया, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर बाय ऑल 4 सेक्टर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रीगेट डिमांड। तो डिफरेंशिएट समझ में आया तुमको कि इंडिविजुअल डिमांड किसकी डिमांड थी, सर एक प्रोडक्ट की डिमांड थी। कितनी, किसकी डिमांड थी, इट वाज अ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। क्या मार्केट डिमांड किसकी थी, एक प्रोडक्ट की थी बेटा, है ना। और एग्रीगेट डिमांड किसकी है, एग्रीगेट डिमांड बेसिकली डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय ऑल द सेक्टर्स। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अगर कोई तुमको पूछे आज कि बेटा इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड क्यों माइक्रो का पार्ट है, समझा पाओगे कि सर वो तो एक ही पर्सन की डिमांड है। इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास में रेडी पड़ा है, दैट इज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक, वो सब मिलके कितनी डिमांड है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे ही इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई भी कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई भी किसका कंपोनेंट है, मैक्रो का, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई किसके वेरिएबल्स होंगे बेसिकली, ठीक है। बंद हो गया क्या वहां से, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसके कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ क्या। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट है बेसिकली किसके, माइक्रो के, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। स्टार्ट है क्लास, देखो जरा फटाफट से क्या करना है बोलो, राइट क्या। तो चलो आगे फटाफट से बढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो बेसिकली क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। सेकंड थिंग क्या होगा, इट एड्रेसेस द सिचुएशन फेसिंग द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। तीसरी बात क्या होगा, ये एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर क्या करती है, बात करती है, ठीक है ना। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस इंटरलिंकेजेस, क्या सर, वेरियस इंटरलिंकेजेस विच में एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मैंने तुमको वेरियस इंटरलिंकेजेस पढ़ाया क्या, मैंने आपको वेरियस इंटरलिंकेजेस पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया पक्का। इंटरलिंकेजेस विच में एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्या मैंने आपको हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में इंटरलिंकेज नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना। क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या था, अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तीन चीजें जो हैं किसी भी नेशन में कभी रुकती नहीं है। प्रोडक्शन होता है, इनकम जनरेशन होता है, इनकम क्या होती है, खर्च होती है, खर्च हुआ पैसा वापस प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। अगर इसमें एक्सपेंडिचर के साथ और इंजेक्शन हो जाए तो ये सर्कुलर फ्लो क्या होगा, एक्सपांड। और अगर सेविंग्स हो जाए जिसको हम लीकेज बोलते हैं तो ये सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इंटरलिंकेजेस होते हैं। देखो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदल देना, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से तुमको प्यार हो जाएगा। और इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि मैंने अब तक जिसको पढ़ाया है उन लोगों के कॉलेज लेवल तक अभी तक हेल्प कर रहा है। आज भी मेरे पास फोन आते हैं कि सर वो उस समय पढ़ाया वो अपने को याद, समझ गए क्या। बट उसके लिए थोड़ा सा अपने को कनेक्शन बनाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से और डिस्कशन करना पड़ेगा, बराबर क्या, ठीक है। इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ना, उसको अपने डेली लाइफ की तरह पढ़ना कि क्या ये डेली लाइफ में हम लोगों को इंपैक्ट कर रही है क्या। हाँ सर कर रही है ना, आई बात समझ में। तो ये मैंने इंटरलिंकेज बोला, तुमने कहा सर नहीं पढ़ाया, जबकि मैंने तुमको पढ़ा
रखा है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के यहां पे बनता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि सर पहले ना इकोनॉमिक्स में दो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं थे, माइक्रो और मैक्रो अलग अलग नहीं था, देयर वाज ओनली वन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। क्या था? देयर वाज ओनली वन सब्जेक्ट। लेकिन फिर एक पर्सन आया जिसको हम लोग बाप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या नाम है? जॉन मेनार्ड कीन्स, है ना। इट हैज इमर्ज्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन 1930s ड्यू टू कीन्स। क्या हुआ? 1930s के अंदर जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बहुत बढ़िया शानदार बुक लिखी और अपनी थ्योरी दे दी। तब बेसिकली इकोनॉमिस्ट को फील होने लग गया कि यार मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम और माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम के लिए, यानी इंडिविजुअल्स की और एग्रीगेट की प्रॉब्लम के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक कॉमन सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, एक कॉमन सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट क्या करें हम लोग, एक माइक्रो कर दो और एक क्या कर दो, मैक्रो कर दो, है ना। अच्छा, पहली बार फर्स्ट टाइम ध्यान रखना, है ना, फर्स्ट टाइम जो माइक्रो और मैक्रो वर्ड यूज किया था ना इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में, है ना, फर्स्ट टाइम माइक्रो एंड मैक्रो ये जो यूज हुआ था ना, यूज्ड बाय एक पर्सन था अपने पास में जिसका नाम था रेगनार फ्रिस्क। क्या था? रेगनार फ्रिस्क। ही वॉज द पर्सन जिसने पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड क्या किए थे, यूज किए थे। फर्स्ट टाइम माइक्रो एंड मैक्रो फॉर इकोनॉमिक्स वॉज यूज्ड बाय कौन? रेगनार फ्रिस्क। बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप लोगों में से कोई भी सीयूटी देना चाहता है, ठीक है ना, तो ये अच्छा मैं ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी से भी पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि कई बार, है ना, बेसिकली सीबीएसई क्या करता है, एनसीईआरटी में से चीजें निकाल कर दे देता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार एक्सपीरियंस बताता हूं आप लोगों को। बिफोर 2020 लगभग 17 के आसपास की बात है ना। जनरली मैंने आप लोगों को 8 एग्रीगेट्स बताए, है ना। कौन कौन से बताए? जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, राइट। ये 8 एग्रीगेट्स है, इसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। एक सडन टाइम बेसिकली आया जहां पे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। क्या पूछ रहा हूं मैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है भैया, ठीक है ना। तो होता क्या था कि सिंस वी वर टीचिंग इन द सीबीएसई बोर्ड, तो यार सीबीएसई में चाहे तुम कितनी बढ़िया बढ़िया किताबें देख लो, संदीप गर्ग देख लो, ओरिजिन देख लो, किसकी भी किताबें उठा लो जो तुम लोगों की बुक्स में बेसिकली स्कूल्स में चलती है, सब जगह जीडीपी 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 लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर आया, क्वेश्चन बना जीडीपी और जीवीए के बीच में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। एनसीईआरटी में छोटी सी लाइन दे रखी थी, जीवीए बाय प्राइमरी सेक्टर, जीवीए बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड जीवीए बाय टर्शरी सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो जो प्रोड्यूसर वैल्यू ऐड कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, बाय फर्म बी, बाय फर्म सी, बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड बाय टर्शरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया और टर्शरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया, इन तीनों का वैल्यू एडिशन जब मैं मिला लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। यानी जीवी एक बहुत छोटी टर्म है, जबकि जीडीपी क्या है? बहुत ब्रॉडर टर्म। समझ रहे हो मेरी बात को? ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। उसके बाद में जो लोग बेसिकली हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे कि यार ये चीज भी पढ़ाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अनटिल अनलेस वी यूज्ड टू टीच कि भैया दीज आर द रिप्लेसेबल थिंग। समझ रहे हो कि मेरी बात को? अब जो सीबीएसई के पेपर्स बना रहे हैं, है ना, मल्टीपल लोग जो है मल्टीपल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी स्कूल्स में, केवी स्कूल्स के अंदर वहां के टीचर्स का पैनल बनता है, वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? पेपर्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो लोग यार वहां पे ये ओरिजिन ये वो नहीं पढ़ते, उनको तो जल्दी से खत्म करना है कोर्स, तो दे यूज टू प्रेफर द एनसीईआरटी। चल रही होगी एनसीईआरटी मेरे ख्याल से तुम लोगों के मेजर जगह पे, वो लोग क्या करते हैं? एनसीईआरटी को ऊपर रखते हैं। अब एनसीईआरटी में आया, उसने पेपर बनाया कि यार भैया बढ़िया मजे लेते हैं यहाँ पे बच्चों के, और डाल दिया क्वेश्चन। तो जीवीएमपी बाय प्राइमरी सेक्टर, जीवीएमपी बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड जीवीएमपी बाय टर्शरी सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? जीडीपी एमपी। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्लैरिटी है? समझ गए क्या मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जरा सुनना,
ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह इमर्ज क्यों हुआ 1930 में कीन्स की वजह से, ठीक है। छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन तो अपने को ज्ञान रहेगा कि नहीं सर ये क्यों हुआ था, हम इस सब्जेक्ट को एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन, ठीक है। क्लियर, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एमसीक्यू बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इट इज इमर्ज्ड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स published his celebrated book The General Theory of Employment Interest in Money in 1936। इस बुक का नाम बार बार पूछा गया है बोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा इस बुक का नाम आप लोग याद कर लेना। कौन सी बुक है भैया? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी इन 1936। किसने लिखी थी? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। किसने लिखी थी? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। एडम स्मिथ के बारे में भी बार बार इंट्रोडक्शन पूछता है, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में भी बार बार पूछता है, रॉबिन्स की बुक के बारे में भी इंट्रोडक्शन आता है और कीन्स की बुक के बारे में भी इंट्रोडक्शन आता है। कीन्स की बुक का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। लिखी कब थी भैया इसने? 1936 के अंदर। 1936 के अंदर। बोलो क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? चलो अब देखो क्या था। अब कीन्स क्या कहते थे और इससे पहले के लोग क्या समझते थे, मतलब कीन्स के आने से पहले जो इकोनॉमिस्ट थे नेशन में उनका क्या सोचना था और कीन्स क्या सोचते थे, है ना। इकोनॉमिक्स में लोगों की थॉट्स बहुत ज्यादा मैटर करती है ना, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना थिंकिंग के अंदर, वैसे वैसे लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता गया, चेंजेस होता गया। समझना अपने पास में। द डोमिनेंट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर द कीन्स वॉज ऑल द लेबरर्स। अगेन लेबर वर्सेज लेबरर्स मैंने डिफरेंस क्लियर किया था। लेबरर्स मतलब काम करने वाले और लेबर मतलब उनका वर्क, राइट क्या? All the laborers who are ready to work will find the employment and all the factories will be working at their full capacity. This school of thought was known to be the classical tradition, है ना। यानी जो पुराने थॉट प्रोसेस वाले लोग थे वो क्या बोलते थे कि देखो ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सर नहीं मत लगाना अपने को, जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल जाएगा, जितनी फैक्ट्रीज हैं वो भी फुल कैपेसिटी के ऊपर क्या कर रही होगी, काम कर रही होगी, है ना। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है लेट से मैं दिन के 8 घंटे काम करने के लिए अवेलेबल हूं। मैं अगर काम ढूंढने जाऊं और मुझे दिन के 8 घंटे काम मिल जाए तो मैं क्या हूं? फुल्ली एम्प्लॉयड। मैं क्या हूं? फुल्ली एम्प्लॉयड हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया मेरी 8 घंटे की अवेलेबिलिटी है, मुझे काम मिले 2 घंटे, तो मैं क्या हूं? अंडर एम्प्लॉयड हूं। मैं क्या हूं? अंडर एम्प्लॉयड हूं। आई बात समझ में? मैं 8 घंटे काम मांगने के लिए जाऊं, मुझे बोले सर 8 नहीं आपको 12 घंटे काम देंगे, तो मेरा क्या होगा? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। क्या है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आपको काम देगा कौन? कौन देगा काम? बताओ। मैं काम मांगने जा रहा हूं, मुझे काम देगा कौन? मुझे बताओ। बोलो बोलो बोलो, स्पीक अप। एम्प्लॉयर काम देगा, है ना। एम्प्लॉयर को काम कौन देगा? कौन देगा? उसका हेड। हेड ही एम्प्लॉयर है। अब बोलो। ओनर ही एम्प्लॉयर है। ओनर हेड ऑल मीन सेम। एम्प्लॉयर ओनर हेड ऑल मीन सेम। एम्प्लॉयर को कैसे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे काम करना है या काम देना है? कौन देता है? मनी नहीं। आप मान लो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपने एक नया स्टार्टअप किया, आपने क्लाउड किचन ओपन किया, आपने अपनी फुल कैपेसिटी से सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए, सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपने 2 शेफ भी रख लिए कि भाई आज से अपने को काम करना शुरू करना है, हम लोग अपना क्लाउड किचन लाइव करने वाले। आप ऑर्डर कब लगाओगे? ऑर्डर कब बनाओगे? जब मार्केट में डिमांड होगी, है ना। डिमांड कौन करता है? 4 लोग। कौन कौन करता है? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई बात समझ में? तो ये चारों लोग डिमांडर्स भी तो हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चारों लोग क्या है? डिमांडर्स भी तो हैं। तो जब मार्केट में लोग डिमांड करेंगे तभी तो प्रोड्यूसर फैक्टर्स को बोलेगा कि भाई तुम आओ, तुमको काम करवाने के लिए दूंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग भी तो डिमांडर्स ही हैं। एज अ हाउस होल्ड हम फैक्टर सर्विस के प्रोवाइडर्स भी हैं, हम लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सर्विसेज देते भी हैं और मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते भी हैं। हमारे साथ साथ और इंडिया में बनी हुई चीजों को कौन खरीद रहा है? हाउस होल्ड खरीद रहा है, प्रोड्यूसर खरीद रहा है, गवर्नमेंट खरीद रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों बातें फिट हो जानी चाहिए कि मेरे देश में जो सामान बन रहा है उसको कौन कौन खरीद सकता है।
अगर ये एंगल ऑफ थॉट तुम डेवलप कर पा रहे हो तो तुम इकोनॉमिक्स को बहुत आसानी से समझ पाओगे। नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेना दिमाग में कि मेरा ये सामान बना देश में, उसको कौन कौन खरीद सकता है। 4 लोग ऐसे खरीद सकते हैं, किस किस तरह की डिमांड कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा तुम समझ रहे हो। उनकी किस डिमांड को हम क्या कहते हैं हम लोगों को पढ़ना है अभी आगे, है ना। कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, दैट वी नीड टू स्टडी। इसलिए बोल रहा हूं एक दिन भी छुट्टी मत लेना, और ये क्लास का बैकअप उसी के लिए मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि एक एक सेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से। ठीक है, तो यहां से पहले लोग क्या समझते थे कि जो भी लोग काम करने जाएंगे उनको काम मिल जाएगा, और फैक्ट्रीज अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ क्या करेगी, काम करेगी। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज होती क्या? सोचो जरा, लोग टेंशन में होते क्या, लोग अननेसेसरी सुसाइड करते क्या कि यार मेरे को काम ही नहीं मिल रहा है, मेरे सर पे इतना लोड हो गया, करते क्या? ऐसा नहीं करते ना। तो यानी ये जो थिंकिंग थी इन लोगों की, ये क्या थी, बड़ी घटिया थिंकिंग थी, ओल्ड थिंकिंग थी, बिना काम की थिंकिंग थी, बिना हाथ पैर की बातें थी। ठीक है, आओ जरा, अब क्या हुआ, अब बेसिकली हुआ, एक समय आया, है ना, उस समय का नाम था, उस चीज का नाम था द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, है ना। यूएसए, यूके, इन सबके मार्केट होने लगे भयंकर क्रैश, फैक्ट्रियां होने लगी बंद, क्योंकि लोगों ने डिमांड करना कर दिया बंद। जब डिमांड नहीं तो फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं था, लोगों के पास में इनकम नहीं थी, जब इनकम नहीं थी तो फिर से उन्होंने डिमांड करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। हमने क्या कहा, ये एक साइकिल है, प्रोडक्शन होगा, इनकम मिलेगी, आप एक्सपेंडिचर करोगे, फिर से प्रोड्यूसर के पास पैसा जाएगा। तो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट गोज ऑन लाइक अ साइकिल। ठीक है, अब आया भैया द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, आर्थिक मंदी 1929 की। ठीक है, सुनना, however the great depression of 1929 and the subsequent years saw the output and employment levels in the countries of Europe and North America fall by a huge amount। क्या आउटपुट का मतलब, क्या, कंपनीज का आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट देगा कौन, वही कंपनीज। दैट फेल टू द लोएस्ट लेवल, यानी कंपनीज ने क्या कहा कि भैया कल से काम पे मत आना, कल से काम पे मत आना। अभी रिसेंट न्यूज प्रिवेल कर रही है, ओरेकल ने 30,000 लोगों को एक साथ निकाला है, आजकल की न्यूज है, सुनना ध्यान से। ओरेकल कैसी कंपनी है, क्या करती है, आईटी कंपनी है। क्यों निकाला तुमको पता है? एआई आ गया, जो काम तुम कर रहे थे वो एआई कर सकता है, भागो यहां से। और दूसरी कंपनी है फोर्ड, मैं कल ही रिव्यू देख रहा था किसी का, है ना, दूसरी कंपनी है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स जब इंडिया से क्विट हुई, है ना, जानते हो ना फोर्ड मोटर्स को, तुम लोग सब जानते हो, है ना, गाड़ियां, कार्स बनाती है बेसिकली, है ना। फोर्ड मोटर्स जिस समय इंडिया से क्विट हुई ना, तो उसके साथ परेशानी थी कि भैया नुकसान बहुत ज्यादा था। ओरेकल प्रॉफिट में, उसने प्रॉफिट में लोगों को निकाला है, और जो फोर्ड मोटर्स है वो लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान करके बैठी थी। कितना, 15,000 CR। अब उन्होंने कहा कि हमारा सस्टेन करना इंडिया में क्या बहुत मुश्किल है। उन्होंने धीरे 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 लोगों को निकालना शुरू किया, और लिटरली बता रहा हूं, रिलीविंग जो पैकेजेस हैं वो 20 से लेकर 50 लाख 80 लाख रुपए तक लोगों को दिए हैं। 3-3 महीने की, 3-3 साल तक की सैलरीज क्या करिए लोगों को दी है, और 3-3 साल तक होल्ड करके रखा, तुम काम ढूंढने लगो, हम धीरे धीरे तुमको क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब अल्टीमेटम दे दिया कि भैया अब हम आगे फर्दर तुमको काम नहीं दे पाएंगे, तुम सर्च कर लो, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती हम तुमको सैलरी देते रहेंगे, तुम यहाँ काम करो, सैलरी देंगे, लेकिन सर्च करने पे लग जाना, क्योंकि हम इंडिया से हो रहे हैं क्विट। अच्छा, आज भी प्रोडक्शन प्लांट फोर्ड का है इंडिया में, वो इंडिया के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बाकी नेशंस के लिए कर रहा है, समझ गए। क्योंकि ये जो ऐसी जायंट कंपनीज आती है ना, ये बेसिकली ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर प्लेस होती है, ये इजीली मार्केट से क्विट नहीं कर सकती, क्योंकि इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा, ग्रेट डिप्रेशन 1929 का है, दैट सॉ द ह्यूज फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना, एंड यूरोप। और यहाँ पे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों क्या भयंकर लेवल से गिरा है ना। इट अफेक्टेड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बाकी की कंट्री भी इफेक्ट होती है। अब जैसे हम लोगों ने क्या बोला, वी आर लिविंग इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, किसी एक कंट्री पे अगर इफेक्ट होगा तो दूसरी कंट्री पे भी इफेक्ट होगा। कैसे होगा समझना, अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो यूएसए का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, यूएसए का मार्केट क्रैश हुआ तो वहां के लोगों को क्या लगेगा, फियर। क्या लगेगा, फियर। वो क्या करेंगे, हमको तो चाहिए पैसा, पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। इंडिया से भी अपने एफआईआई इन्वेस्टमेंट को लेंगे, एफडीआई इन्वेस्टमेंट को लेंगे, वहां से भी निकालेंगे। तो बताओ आग लगी वहां पे, इफेक्ट कहां आया? समझ रहे हो क्या मेरी बात को? आर यू एबल टू रिलेट दिस? क्लियर है क्या? चलो आगे, ठीक है ना।
डिमांड फॉर द गुड्स इन द मार्केट वॉज लो। डिमांड क्यों लो थी? क्योंकि आउटपुट लो था। आउटपुट क्यों लो था? क्योंकि डिमांड लो थी। डिमांड लो इसलिए आउटपुट लो, आउटपुट लिए इसलिए इनकम लो, इनकम लो इसलिए वापस से डिमांड लो। इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में चली जाएगी। समझ रहे हो क्या? आगे बढ़े। मैनी फैक्ट्रीज वर लाइंग आइडल, यानी कोविड वाला समय देखा था सब लोगों ने, क्या था? गवर्नमेंट ने सिंपल नोटिफिकेशन दिया, काम नहीं करोगे, फैक्ट्रीज बंद हो गई। फैक्ट्रीज बंद तो लोगों की इनकम खत्म। इनकम खत्म तो लोगों ने अपने कंजप्शन को कहां कर लिया? हाईली नेसेसरी गुड्स के ऊपर शिफ्ट कर लिया। फोन्स बिक रहे थे, कुछ बिक रहे थे सर, है ना। लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे क्या? घर में राशन लेने के पैसे नहीं, रेस्टोरेंट कहां जाएंगे, है ना। तो जितनी भी लग्जरीज थी उनको लोगों ने कट करना शुरू कर दिया। थिएटर जा रहे थे क्या? नहीं जा रहे थे। आई बात समझ में? घर पे फ्री की सीरीजें देख रहे थे टेलीग्राम से डाउनलोड कर करके, सबने किया है, ठीक है, याद है। एंड वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ द जॉब्स। इजी, काम नहीं है, भाग जाओ घर से, निकाल काम से, कि बेसिकली क्या करो, निकाल, राइट, क्लियर है। ये है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। तो एग्रीगेट डिमांड के लो होने से एग्रीगेट सप्लाई लो हो गई, एग्रीगेट सप्लाई लो हो गई तो एम्प्लॉयमेंट लो हो गया, एम्प्लॉयमेंट लो हुआ इसलिए इनकम लो हो गया, इनकम लो हो गया इसलिए एक्सपेंडिचर लो हो गया, एक्सपेंडिचर लो हो गया इसलिए वापस से एग्रीगेट डिमांड लो हो गई। तो दिस बिकम्स अ साइकिल। समझ में आया? पक्का? चलो 2-3 लाइन और पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे इसको, ठीक है। इन यूएसए फ्रॉम 1929 टू 1933, 4 साल लग गए, है ना। एम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज फ्रॉम 3% टू 25%। 100 में से 3 लोग अनएम्प्लॉयड थे, उसकी जगह कितने हो गए? 25 लोग। 1/4 ऑफ द नेशन वॉज लाइंग आइडल, दे वर अनएम्प्लॉयड, राइट। ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन यूएस, एग्रीगेट आउटपुट का मतलब है जो टोटल सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बन रही है। क्या बन रही है? जो टोटल सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बन रही है ना, फेल बाय अबाउट 33%। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा, 3 से कितना हुआ? 25 हुआ, और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई? समझ रहे हो मेरी बात को? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई, यानी प्रोड्यूसर कम बना रहा है। तो प्रोड्यूसर कम बना रहा है किसको? अनएम्प्लॉयड करके लोगों को, कि भाई तुम जाओ घर पे, हमारे पास काम नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं। दीज इवेंट्स मेड इकोनॉमिक्स थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन अ न्यू वे। कि यार लोग तो क्या सोच रहे थे, इकोनॉमी में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, जो लोग काम मांगने जाएंगे उन लोगों को काम पूरा मिलेगा। आई बात समझ में? फैक्ट्रीज हमेशा अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम करेगी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ और अब क्या होगा? मतलब हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लो लेवल ऑफ आउटपुट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है, यानी स्टडी करोगे एंड फिर उसका क्या करोगे? सॉल्यूशन दोगे। क्या करोगे? ये कहां देंगे अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए एक नए तरीके से थॉट प्रोसेस का क्या पड़ा? जरूरत पड़ा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। The fact that economy may have long lasting unemployment had to be theorized about and explained। कि इकोनॉमी में लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जो कि प्रीवियस इकोनॉमिस्ट नहीं मान रहे थे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? थियराइज्ड करना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर एक थियरी बनानी पड़ेगी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसके क्राइसिस को हम लोग खत्म कैसे करेंगे, है ना। उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं सारे इवेंट्स का रेफरेंस लेते हुए कीन्स ने अपनी एक बुक बनाई जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। सो कीन्स की जो बुक थी, दैट वाज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन। अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स, कौन? क्लासिकल थॉट वाले लोग, ठीक है ना। हिज अप्रोच वाज टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी इन इट्स एंटायरिटी। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये ऐसे रहेगा वो ऐसे रहेगा, असम्पशंस के बेसिस पे काम नहीं करना है। पूरी इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है, कीन्स ने एक नई डायरेक्शन दे दी लोगों को कि सोचो किस तरीके से काम होता है ना। एंड एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कि लोग या एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज। क्या ये बात क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे।